हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 11 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द रोल ऑफ द स्टेट इन द ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान स्टेट का रोल, पावर और जिम्मेदारियां कैसे बदली है। हमें ये समझाना है कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट के पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमी और गवर्नेंस पर क्या असर डाला है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देश देश के बीच बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और कल्चर का आदान प्रदान। पहले स्टेट अपने देश के अंदर पूरी सॉवरेंटी रखता था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन ने इस सिस्टम को बदल दिया है। आज के टाइम में स्टेट एक कंट्रोलर के बजाय फैसिलिटेटर और रेगुलेटर बन गया है। एंथनी गिडन्स और डेविड हिल्ड जैसे थिंकर्स ने बताया है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद स्टेट की पावर और फंक्शनिंग दोनों बदल गई है। मेन बॉडी। 1. बदलता हुआ स्टेट सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को कमजोर किया है। आप स्टेट्स को WTO, IMF और UN जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से ट्रेड या एनवायरनमेंट पॉलिसी नहीं बना सकती बिना ग्लोबल नॉर्म्स के। इससे गवर्नेंस एक शेयर्ड प्रोसेस बन गया है जहां देश अपनी अथॉरिटी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। 2. अर्थव्यवस्था में राज्य का बदला हुआ रोल। ग्लोबलाइजेशन के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने फ्री ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। आप स्टेट मार्केट के लिए फैसिलिटेटर का काम करता है, खुद बिजनेस करने के बजाय। भारत में 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ये बदलाव स्पष्ट देखा गया। राज्य का रोल अब प्रोवाइडर से बदलकर एनेबलर हो गया है। 3. गुड गवर्नेंस का नया मॉडल। ग्लोबल एरा में स्टेट को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एफिशिएंट गवर्नेंस देना होता है। वर्ल्ड बैंक और UN जैसे इंस्टीट्यूशंस ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पार्टिसिपेशन और रूल ऑफ लॉ पर जोर दिया गया। अब राज्य पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नेंस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। 4. वेलफेयर और सोशल जस्टिस में राज्य की भूमिका। ग्लोबल मार्केट के प्रेशर के बावजूद स्टेट अभी भी समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करता है। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जैसे वेलफेयर सेक्टर्स में स्टेट की जिम्मेदारी बरकरार है। ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ती है, इसलिए स्टेट को ग्रोथ के साथ इक्विटी का बैलेंस बनाना पड़ता है। MNREGA और आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं इस बैलेंस का उदाहरण है। 5. स्टेट के सामने चुनौतियां। ग्लोबलाइजेशन के चलते फिस्कल और ट्रेड पॉलिसीज में स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो गई है। MNC और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग पर प्रभाव डालते हैं। एनवायरनमेंटल क्राइसिस, टेररिज्म और पैंडेमिक्स ने भी गवर्नेंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। लेकिन मजबूत और प्रोएक्टिव स्टेट्स अपनी बात ग्लोबल फोरम्स में रखकर अपना प्रभाव बनाए रख सकते हैं। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान स्टेट का रोल एक नए रूप में उभर का है, जहां वो सिर्फ अपनी बाउंड्री तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल कमिटमेंट्स के साथ जुड़ गया है। आज का स्टेट एक रेगुलेटर, फैसिलिटेटर और वेलफेयर प्रोवाइडर सब कुछ है। ग्लोबल और लोकल दोनों प्रायोरिटीज को बैलेंस करके ही स्टेट इफेक्टिव बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe the Marxist conceptualization on society administration relationship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि मार्क्सिस्ट थिंकर्स सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध को कैसे देखते हैं। इसमें हमें मार्क्स के क्लास थियरी, पावर और स्टेट के रोल पर फोकस करना है और बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक न्यूट्रल सिस्टम नहीं है बल्कि रूलिंग क्लास के हितों को सर्व करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट थियरी कहता है कि सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों काफी हद तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सोसाइटी क्लासन में बनती है, एक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है और दूसरी जो अपनी लेबर बेचती है। स्टेट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग क्लास के हितों को बचाने के लिए काम करती है।
मार्क्सिस्ट नजरिए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल और क्लास बेस्ड सिस्टम है जो पावर और आइडियोलॉजी के जरिए सोसाइटी को कंट्रोल करता है। मेन बॉडी। 1. मार्क्सिस्ट व्यू ऑन सोसाइटी और क्लास स्ट्रक्चर। मार्क्स कहता है सोसाइटी दो मुख्य क्लासों में बनती है, बुर्जुआजी जो प्रोडक्शन के साधन ओन करती है, प्रोलेटेरिएट जो अपनी लेबर बेचकर जीती है। इन दोनों के बीच हमेशा एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है। मार्क्स कहता है कि हर सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक बेस का ही रिफ्लेक्शन होता है। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट देशों में पॉलिसीज और कानून ज्यादातर उन लोगों के फेवर में बनते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। 2. स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। मार्क्स और एंगल्स ने स्टेट को कहा कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द बुर्जुआजी। इसका मतलब है कि स्टेट और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ऑर्डर मेंटेन करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना और अगर जरूरत हो तो वर्किंग क्लास के रेजिस्टेंस को दबाना। एग्जाम्पल, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अक्सर कैपिटलिस्ट सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए काम करती है, इससे स्टेट की पार्शियलिटी दिखाई देती है। 3. मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी एक एलियनेटिंग सिस्टम है जो लोगों को पावर से दूर कर देती है। ब्यूरोक्रेट्स अक्सर रूलिंग क्लास के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के नहीं। मार्क्स ने इस रिजिड और हायरार्किकल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि ये रियल डेमोक्रेसी को रोकता है। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट देशों में ब्यूरोक्रेसी प्रॉफिट और स्टेबिलिटी पर ध्यान देती है, ना कि इक्वालिटी पर। 4. सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप। मार्क्सिस्ट थॉट। मार्क्सिस्ट थियरी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सुपरस्ट्रक्चर का हिस्सा है जो इकोनॉमिक बेस से निकलता है। जब इकोनॉमिक सिस्टम बदलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाता है। कैपिटलिज्म में एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट ओनरशिप को प्रोटेक्ट करता है, सोशलिज्म में ये कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करता है। मार्क्सिस्ट थिंकर्स एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं ताकि ये वर्किंग क्लास के हित में काम करे। एग्जाम्पल, सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे क्यूबा में वर्कर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की गई थी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ज्यादा करीब आए। 5. आज के समय में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की रेलेवेंस। मार्क्सिस्ट थॉट हमें बताता है कि आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में इनइक्वालिटी मौजूद है। ये दिखाता है कि कई पॉलिसीज कॉर्पोरेट और एलिट इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। मार्क्सिज्म पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि मार्क्सिस्ट कंसेप्चुअलाइजेशन कहता है कि सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्लास बेस्ड और पावर ड्रिवन है। एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को सर्व करता है, लेकिन मार्क्स का सपना था एक ऐसी सिस्टम बनाना जहां एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए और उनके जरिए चले। मार्क्सिस्ट आइडियाज आज भी हमें सिखाते हैं कि गवर्नेंस को इक्विटेबल और डेमोक्रेटिक बनाना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Discuss the liberal perspective of the state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लिबरल थिंकर्स स्टेट को कैसे देखते हैं, उसका नेचर, रोल और फंक्शन क्या है। हमें यह भी एक्सप्लेन करना है कि लिबरलिज्म क्या है और थिंकर्स जैसे जॉन लॉक, J.S. मिल और आदम स्मिथ ने स्टेट के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिबरल पर्सपेक्टिव स्टेट का एक ऐसा नजरिया है जो इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट और राइट्स के प्रोटेक्शन पर बेस्ड है। लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि स्टेट का काम लोगों की फ्रीडम को सिक्योर करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना नहीं। जॉन लॉक, J.S. मिल और आदम स्मिथ जैसे थिंकर्स ने लिबरल थियरी को शेप किया। यहां हम इसके ओरिजिन, नेचर, फंक्शंस और इवोल्यूशन को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म 17 to 18 सेंचुरी के यूरोप में एनलाइटनमेंट पीरियड के दौरान डेवलप हुआ, जब लोग मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए। इसने रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट किया। लिबरल व्यू के हिसाब से स्टेट एक नेसेसरी ईवल है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है, पर अगर ज्यादा इंटरफेयर करे तो हार्मफुल है। जॉन लॉक ने स्टेट को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करता है। 2. नेचर ऑफ द लिबरल स्टेट। लिबरल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक होता है, इसका पावर लॉज और इंस्टीट्यूशन से लिमिटेड होता है। इसमें रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस होती है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। स्टेट न्यूट्रल होती है, सबको अपने इंटरेस्ट परस्यू करने की फ्रीडम देती है।
हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जैसे स्पीच, रिलीजन और एसोसिएशन को प्रोटेक्ट करती है। स्टेट की लेजिटिमेसी लोगों की कंसेंट पर डिपेंड करती है। 3. फंक्शंस ऑफ द लिबरल स्टेट। क्लासिकल लिबरलिज्म के दौरान स्टेट का रोल मिनिमम माना गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना और नेशन को डिफेंड करना। एडम स्मिथ ने लेसे फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट किया, जिसमें स्टेट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती। बाद में मॉडर्न लिबरल्स ने कहा कि स्टेट को सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर करना चाहिए। उनका कहना था कि फ्रीडम तभी मीनिंगफुल है जब बेसिक नीड्स पूरी हों। इस तरह मॉडर्न लिबरलिज्म ने फ्रीडम के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जोड़ा। 4. की थिंकर्स और थियरीज। जॉन लॉक। स्टेट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है जिसका पर्पस नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। J.S. मिल। लिबर्टी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को प्रमोट किया, लेकिन कॉमन गुड के लिए लिमिटेड इंटरफेरेंस भी एक्सेप्ट किया। एडम स्मिथ। फ्री मार्केट और लिमिटेड सरकारी रोल के सपोर्टर थे। T.H. ग्रीन और जॉन रॉल्स। मॉडर्न लिबरल्स जिन्हें लगा कि फ्रीडम का मतलब है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस हटाना नहीं। 5. क्रिटिसिज्म्स ऑफ लिबरल पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि लिबरलिज्म कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फेमिनिस्ट्स बोलते हैं कि लिबरलिज्म इक्वालिटी के नाम पर जेंडर इश्यूज को इग्नोर करता है। कम्युनिटेरियंस क्रिटिसाइज करते हैं कि लिबरलिज्म कम्युनिटी वैल्यूज को इग्नोर करता है और इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करता है। इन सब के बावजूद लिबरलिज्म ने मॉडर्न डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। कंक्लूजन। लिबरल स्टेट का मेन फोकस फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट पर होता है। टाइम के साथ क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म तक इसका इवोल्यूशन हुआ, जहां वेलफेयर और इक्वालिटी को भी इंपॉर्टेंस मिली। आज भी लिबरल आइडियाज डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के फाउंडेशन है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Gandhi gave a pertinent critique of the modern state. Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें महात्मा गांधी के नजरिए से समझाना है कि उन्होंने मॉडर्न स्टेट को क्यों क्रिटिसाइज किया था। हमें बताना है कि गांधी जी के हिसाब से मॉडर्न स्टेट का स्ट्रक्चर और सोच कैसे वायलेंट और मटेरियलिस्टिक है, और उन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव मॉडल स्वराज या सेल्फ रूल के रूप में कैसे दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी ने मॉडर्न स्टेट के खिलाफ एक बहुत ही गहरी और मीनिंगफुल सोच रखी। उनका मानना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से प्रेरित मॉडर्न स्टेट सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस पर ध्यान देती है, न कि मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पर। गांधी जी के लिए स्टेट का असली उद्देश्य एथिकल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। उनका मानना था कि मॉडर्न स्टेट इंसान को एक मशीन बना देती है जिससे वो अपनी इंसानियत खो देता है। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। गांधी जी के अनुसार मॉडर्न स्टेट इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन का नतीजा है। यह सिस्टम मटेरियल वेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड पावर पर आधारित है। ऐसी स्टेट एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और मोरल डिक्लाइन को बढ़ावा देती है। गांधी कहते थे कि मॉडर्न स्टेट वायलेंस के ऊपर खड़ी है, चाहे वो मिलिट्री वायलेंस हो या इकोनॉमिक ऑपरेशन। उदाहरण, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का एग्जाम्पल दिया जो अपनी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर से दुनिया पर राज करता था। 2. गांधीज क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न स्टेट। गांधी जी कहते थे कि मॉडर्न स्टेट ने इंसान को अपने मोरल और स्पिरिचुअल मूल्यों से दूर कर दिया है। इसने कंपटीशन, ग्रीड और मटेरियलिज्म को बढ़ावा दिया जिससे इंसान की वैल्यूज कमजोर हो गई। स्टेट के कोअर्सिव पावर से इंडिविजुअल फ्रीडम खत्म हो जाती है। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी से लोग डिपेंडेंट और पैसिव बन जाते हैं। उनके लिए असली सिविलाइजेशन का मतलब सेल्फ कंट्रोल और सिंप्लिसिटी था, न कि मशीन्स और लग्जरी। Quote, The state represents violence in a concentrated and organized form. M.K. गांधी ये उनका स्टेट के प्रति सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेट अपने अस्तित्व में ही वायलेंस रखता है। 3. गांधीज ऑल्टरनेटिव विजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल। गांधी जी के लिए स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल फ्रीडम भी था। उनका विजन था एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जहां पावर नीचे से ऊपर जाए, विलेजर्स से लेके हायर लेवल्स तक। हर गांव एक छोटी रिपब्लिक जैसा हो जो अपने काम खुद मैनेज करे। इस मॉडल में ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की जगह लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती। उदाहरण, उनका ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट आज के पंचायती राज सिस्टम के लिए फाउंडेशन बना।
4. रेलेवेंस ऑफ गांधीज क्रिटिक इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी गांधी जी के आइडियाज रेलेवेंट है, चाहे बात करप्शन की हो, इनइक्वालिटी की हो या एनवायरनमेंट के खत्म होने की। उन्होंने जो वार्निंग दी थी इंडस्ट्रियल ग्रीड और पावर के सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ, वो आज भी सही साबित होती है। उनका डिसेंट्रलाइजेशन, एथिकल पॉलिटिक्स और सस्टेनेबल लिविंग का मॉडल आज के लिए एक बैलेंस सॉल्यूशन देता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न आइडियाज गांधी जी के थॉट से मिलते जुलते हैं। कंक्लूजन, गांधी जी का मॉडर्न स्टेट पर क्रिटिक एक मोरल और स्पिरिचुअल मैसेज देता है। उन्होंने दिखाया कि स्टेट का असली उद्देश्य पावर नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। उनका स्वराज का आइडिया हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति और समाज खुद अपने निर्णय ले सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Citizens Charter Initiative. B. Norms of Autonomy and Flexibility. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव पर है, जिसमें हमें बताना है इसका मतलब, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस पब्लिक सर्विस के इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा पार्ट ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी के नॉर्म्स पर है, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कॉन्सेप्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स में क्यों जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी हो गया है। सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव का मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना। इसी तरह ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एफिशिएंट और अडेप्टेबल बनते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म प्रोसेस के को पार्ट है जो इंडिया में 1990 के बाद शुरू हुए। मेन बॉडी। ए. सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव। मीनिंग एंड बैकग्राउंड। सिटीजन्स चार्टर सबसे पहले 1991 में यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने लॉन्च किया था। इंडिया में इसे 1997 में अडॉप्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में। इसका मेन मकसद था गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिटीजन्स चार्टर। एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन फ्रेंडली बनाना, पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स और रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करना, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना। की कंपोनेंट्स। विजन और मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कमिटमेंट्स बताता है। डिटेल्स ऑफ सर्विसेज, किस सर्विस का क्या स्टैंडर्ड और टाइमलाइन है, ये बताता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सिटीजन्स के कंप्लेंट्स सॉल्व करने के तरीके बताता है। सिग्निफिकेंस, सिटीजन्स चार्टर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ट्रस्ट बनाता है। यह सिटीजन्स को एम्पावर करता है उनके राइट्स और एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करके। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। बी. नॉर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीनिंग, ऑटोनॉमी का मतलब है डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बदलते हालत के हिसाब से एडजस्ट करने और इनोवेट करने की कैपेसिटी। नीड फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इनोवेशन और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को कम करना, क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल बनाना, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ने हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन पर जोर दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स। एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ऑटोनोमस एजेंसीज का सेटअप। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM) अप्रोच जो मैनेजरियल ऑटोनॉमी प्रमोट करती है। परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स जहां फ्लेक्सिबिलिटी से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। चैलेंजेस, ऑटोनॉमी जरूरी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना इसका मिसयूज भी हो सकता है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव और ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्म्स दोनों मॉडर्न गवर्नेंस के एसेंशियल पार्ट्स हैं। इनसे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन ओरिएंटेड बनता है। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट और लोगों के बीच ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।